प्लीज ध्यान दो। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मींस और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, ये अपन ने कल देखा था। इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं, हम पढ़े सेक्शन 47 रहे, मगर सेक्शन 58 में क्या दिया हुआ है, दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मींस और दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर मेड फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो मैंने कल इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, याद है क्या तुमको? अनलॉफुल मींस बोले तो तुमने चुराया बुराया है इंस्ट्रूमेंट, या तो अनलॉफुल कंसिडरेशन बोले तो कोई अनलॉफुल इलीगल चीज के लिए तुम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त मान लो तुम ड्रग्स बेच रहे हो और बदले में तुम इंस्ट्रूमेंट उससे साइन करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो इंस्ट्रूमेंट अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। तो उनको छोड़ करके अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बेयरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी देयरऑफ। उन इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के, समझ में आया क्या? कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के? अनलॉफुल मीन्स वाले और अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ करके। आगे एक्सेप्शन, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक डिलीवर्ड ऑन कंडीशन दैट इट इज नॉट टू टेक इफेक्ट except in a certain event is not negotiable, is not negotiable. A promissory note, bill of exchange or check delivered on condition that it is not to take effect except in a certain event is not negotiable. तो उन्होंने क्या कर दिया कि ये प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के नेगोशिएबिलिटी पे ही रोक लगा दी। कब रोक लगाई हुई है? अगर वो किसी इवेंट पर डिपेंड करते हैं तो वो अभी फिलहाल नेगोशिएबल नहीं है। समझ में आया? मतलब आपका एक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है जो कंटिंजेंट है, क्या है? कंटिंजेंट अपॉन एन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट, मतलब डिपेंडेंट है कि अगर इवेंट होगा तो ही ये इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूशन में आएगा। आ रहा है समझ में? अगर वो इवेंट हुआ तो ही ये इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन समझा? मतलब ये इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट में आएगा। आया? सुना क्या तुमने? तो व्हाट इज द पॉइंट कि अगर इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन इवेंट then this negotiable instruments are not negotiable, मतलब वो फर्दर ट्रांसफरेबल नहीं है, फर्दर ट्रांसफरेबल नहीं है, except in the hands of a holder for value without notice of the condition unless such event happens। तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर तुमने ये लाइन स्किप कर भी दिया तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अब जब तक के वो इवेंट नहीं हो जाता तब तक के वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं है, लेकिन अगर इवेंट हो गया तो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल बन जाएगा। आया क्या समझ में? तो कल मैंने एक मैरिज वाला चीज का एग्जाम्पल दिया था जाते जाते, याद है ना? ठीक है, ओके डन। एग्जाम्पल 15, ए द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेयरर delivers it to B's agent to keep for B. The instrument has been negotiated. A the holder of negotiable instrument payable to bearer. bearer का मतलब होता है जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और ब्लैंक भी बोल सकते हैं अपन। delivers it to B's agent, किसको डिलीवर किया? तो ए ने किसके एजेंट को दिया? बी के एजेंट को दिया। टू कीप फॉर बी द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड बिकॉज अ डिलीवरी टू एन एजेंट इज डीम्ड डिलीवरी टू द प्रिंसिपल। तो बी एजेंट है अगर, तो बी का एजेंट है तो बी क्या है? प्रिंसिपल है। आया क्या समझ में? तो ए ने एजेंट को डिलीवरी दी, इट इज डीम्ड डिलीवरी टू द प्रिंसिपल। यही कॉन्सेप्ट अपन ने पार्टनरशिप में भी देखा, सेम कॉन्सेप्ट अपन ने एजेंसी में भी देखा। आगे अब ध्यान से पढ़ना प्लीज। A the holder of a negotiable instrument payable to bearer which is in the hands of A's banker, किसके हाथ में है वो? A के बैंकर के हाथ में। मतलब A's बैंकर किसका एजेंट है? A का एजेंट है। तो क्या डिलीवर्ड है अभी? क्या अभी इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड है क्या? A ने इंस्ट्रूमेंट बनाया और अपने बैंकर को दिया हुआ है, तो क्या अभी इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है? यस और नो? नहीं ना। आगे सुनो, हु इज एट द टाइम द बैंकर ऑफ बी, हु इज एट दैट टाइम द बैंकर ऑफ बी, मतलब वो जो पार्टी है जो जिसको अपन ए का बैंकर बुला रहे हैं वो कॉमन पार्टी है। किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में कॉमन पार्टी है। समझ में आया अभी इतना? पक्का? आगे, डायरेक्ट्स द बैंकर टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू बीज क्रेडिट इन द बैंकर्स अकाउंट विथ बी। तो अब ए ने उसको क्या डायरेक्शन दिए बैंकर को कि भाई तू बी का भी बैंकर है तो तू एक काम कर, तो मेरे से इंस्ट्रूमेंट ले जा और वो किसके क्रेडिट में डाल दे, मतलब किसके अकाउंट में जमा कर दे? बी के अकाउंट में जमा कर दे। आया क्या समझ में? तो वो जो बीच की पार्टी है, मतलब जो बैंकर है, वो बैंकर मैंने बोला कॉमन पार्टी है। तो जैसे एक्नॉलेज किया किसने? ए ने, मतलब ए ने उसको डायरेक्शंस दिए कि तू ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने बी के नाम से दिया है वो बी के खाते में जमा कर दे। जैसे ये डायरेक्शंस दिया वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया इनटू द एजेंट ऑफ बी, इसके एजेंट में। आगे, so the banker does so and accordingly now possesses the instrument as B's agent. The instrument has been negotiated and B has become the holder of it.
बी अब बन गया है उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर। समझ में आया क्या तुमको? एक बार वो एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ लो, बस बुद्धि। देखो, ए इज अ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी फलाना व्यक्ति से ए को भी इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ था, मान लेते अपन ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, चेक है, क्या है। और ए ने क्या किया, ये चेक किसको दिया, अपने बैंकर को। ये समझा क्या? अपन बैंकर को एक नाम दे दे रहे हैं अभी, जेड। ठीक है, तो जेड नाम का एक बैंकर है, वो किसका बैंकर है फिलहाल, ए का। और ए ने किसको दे दिया वो इंस्ट्रूमेंट, बैंकर के पास दे दिया। ये इंस्ट्रूमेंट चला गया किसके पास, बैंकर के पास। अभी इतना समझा? अब ए ने डायरेक्शंस दिए बैंकर को, मतलब उसने ऑर्डर दिया बैंकर को कि तू एक काम कर, ये चेक का जो पेमेंट है वो तू बी के अकाउंट में डाल दे। किसके अकाउंट में? समझा क्या? और ए और बी के बीच कॉमन बैंकर है जेड। समझ में आया? कॉमन पार्टी है, मतलब जेड जो है वो बी का भी एजेंट है और ए का भी एजेंट है। लेकिन है ना, तुमको एक पॉइंट समझना है यहाँ पर कि वो कब ए का एजेंट है और कब वो बी का एजेंट बन जाएगा, तुमको ये समझना जरूरी है। एक और बार आएगा, सेल्स ऑफ गुड जैक में भी आएगा। ये तो मैं ध्यान से एकदम शांति से इसको पढ़ो, अच्छे से बता देता हूँ वापस एक बार। एक सेकेंड हाँ। तो इसमें दो पार्टीज थी, ए और बी, और अपन ने एक नई पार्टी इसमें डाली, वो है जेड, जो कि यहाँ पर काम कर रहा है बैंकर का। तो दोनों का बैंकर है कौन, जेड। ये समझा? अब ए को जो इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ था वो उसने किसको दे दिया, बैंकर जेड को दे दिया। ये समझा क्या? अभी फिलहाल बैंकर जेड किसका एजेंट है, अभी तक तो वो ए का ही एजेंट है। समझ में आया क्या? फिर ए ने क्या किया, उस बैंकर को इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिए? कि ये जो चेक का पेमेंट है वो तू बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दे। किसके अकाउंट में? ये समझ में आया क्या? पक्का बोलो जल्दी। और बैंकर ने ऐसा ही किया कि उसने किसके खाते में पेमेंट डाल दिया। हाँ, तो जब वो बैंकर ऐसा कर रहा है तभी वो किसका एजेंट बन गया, बी का एजेंट बन गया। और यहाँ पर एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नजर आ रही। क्या नजर आ रही? कल आई थी ना दो डिलीवरीज, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। तो मैंने बताया था एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब मैं इंस्ट्रूमेंट बकायदा किसी और के हाथ में दे रहा हूँ। तो ए अगर खुद से इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करता था किसको, बी को, तो उसको अपन बोलते थे एक्चुअल डिलीवरी। क्या बोलते थे? आया क्या समझ में, है ना? और अब मैंने क्या किया, ये इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया, अपने बैंकर को। तो ये इंस्ट्रूमेंट किसके पास है अभी, बैंकर के पास में। ये समझा क्या? अभी फिलहाल वो बैंकर किसका एजेंट है, मेरा ही एजेंट है। किसका एजेंट है? मेरा एजेंट है। और जैसे ही मैंने बैंकर को इंस्ट्रक्शन दिए, तो एक काम कर भाई बैंकर, तो ये चेक का जो पेमेंट है वो तो डिपॉजिट कर दे बी के अंदर, बी के अकाउंट में। समझ में आया क्या? इसके, और बैंकर ने कर दिया। तो अभी तक के क्या इंस्ट्रूमेंट बी के हाथों में गया? गया था क्या इंस्ट्रूमेंट बी के हाथ में? नहीं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट किसके अकाउंट में गया? तो डीम्ड डिलीवरी है। क्या है? समझ रहा है ना? क्योंकि जैसे ही तुमने इंस्ट्रक्शंस उसको दिए बैंकर को, और बैंकर ने वो इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट कर लिए, वो तुरंत एजेंट बन गया किसका, बी का। जबकि इंस्ट्रूमेंट वहीं के वहीं है। मैंने कल बोला था इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह चेंज नहीं करेगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में, उसका ओनर बदल जाएगा। याद आया? उसका ओनर बदल जाएगा। तो ओनर बदल गया ना यहाँ पर। पहले ये इंस्ट्रूमेंट किसका था, मेरा था, ए का था। और वो कौन होल्ड कर रहा था, ए का एजेंट, वही बैंकर, सेम बैंकर। समझ में आया? अभी भी इंस्ट्रूमेंट देख लो किधर है, लेकिन ए के इंस्ट्रक्शन के बाद में वो बैंकर ने इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट कर लिए। और अब वो किसके बिहाफ पर होल्ड कर रहा, बी के बिहाफ पर। इंस्ट्रूमेंट वहीं के वहीं है, इंस्ट्रूमेंट ने अभी पोजीशन चेंज नहीं की, ना ही हैंड चेंज किया, मतलब ना ही पार्टी चेंज हुई है। समझ में आया? इंस्ट्रूमेंट अभी भी किसके पास पड़ा है, बैंकर के पास, मगर ओनर बदल गया। पहले ओनर कौन था, ए, और अब ओनर कौन है, बी। समझ में आया? और बी ओनर क्यों बना, क्योंकि ए ने इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए थे जो उस बैंकर ने एक्सेप्ट किए। तो यहां पर हुई है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या हुई है? वही अगर बेटा ऐसा होता कि ए के हाथों से बकायदा बी के हाथों में ये ट्रांसफर होता था, मूवमेंट देखने मिलता था हमको, तो इसको हम बुलाते थे एक्चुअल डिलीवरी। क्या बुलाते थे? अब समझ गया पूरा पॉइंट? क्लियर है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में भी अपने को देखने मिल रहा है कि डिलीवरी तो हुई है, बस इतना है कि यहाँ डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव है। क्या है? पर डिलीवर्ड है इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड है। आया समझ में? आगे, द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड, दिखा है, द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड एंड बी हैज बिकम द होल्डर ऑफ इट। ऑल गुड? सबको समझ में आया क्या? पक्का? हाउ कि नहीं? नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट, सिंपल है अगेन।
सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58। अब तुम बिना देखे बोल सकते हो सेक्शन 58 क्या बोलता, बोलो। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मींस और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, ये है सेक्शन 58। तो बोले तो सेक्शन 58 अगर अप्लाई हो रहा है तो सेक्शन 48 और 47 अप्लाई नहीं होगा। और अगर सेक्शन 58 जैसा कुछ नहीं है, मतलब लॉफुल मीन से इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया गया है या तो लॉफुल कंसिडरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया गया है, मैंने लॉफुल वर्ड यूज किया, तो ऐसे सिचुएशन में इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है। समझ में आया क्या? तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट चोरी से प्राप्त किया गया है तो वो नेगोशिएबल नहीं है। नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफर होता है, बार बार याद दिला रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर चोरी का इंस्ट्रूमेंट है तो नेगोशिएबल नहीं है। वही अगर वो लॉफुली ऑब्टेन किया जाता था, मतलब बकायदा ओनर ने तुमको उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया होता, तो तुम्हारे पास में उसका इफेक्टिव टाइटल होता, मतलब वैलिड टाइटल होता, तो तुम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो, नेगोशिएट भी कर सकते हो। समझ में आया? वही अगेन ऑन दी अदर हैंड, अगर ये इंस्ट्रूमेंट तुमको किसी अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए रिसीव हुआ है, ड्रग्स वर्क्स के बदले में रिसीव हुआ है, तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट अगेन नेगोशिएबल नहीं है। वही अगर ये इंस्ट्रूमेंट तुमको रिसीव हुआ था कोई वैलिड गुड्स के बदले में, मतलब लीगल गुड्स के बदले में, तो ये इंस्ट्रूमेंट अगेन फर्दर नेगोशिएबल है। आया क्या समझ में? हम वही पढ़ रहे हैं कि अब नेगोशिएशन हम पढ़ रहे बाय एंडोर्समेंट, और तुमको मैंने समझाया था एंडोर्समेंट का मतलब होता कि आप लिखोगे, इसका नाम लिखोगे इसके अंदर, जिसको भी आप नेगोशिएट करना चाहते हो, होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स। याद आया क्या? तो आप नाम लिखोगे इसके अंदर और फिर उसको इंस्ट्रूमेंट करेंगे डिलीवर। सिर्फ नाम लिख करके इंस्ट्रूमेंट ड्रॉवर में डाल देने से इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट नहीं होता। याद आ गया? अब तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट पे नाम भी लिखना पड़ेगा और उसको बाकायदा डिलीवर करना पड़ेगा। आया क्या समझ में? और डिलीवरी किसको होनी चाहिए? जिसको आप नेगोशिएट करना चाहते हो उसको, या तो उसके एजेंट को। आया आप समझ में? तो ये इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड माना। ओके डन, पक्का, श्योर? आगे, so subject to the provisions of section 58 a promissory note, bill of exchange or check payable to order, payable to, और पेबल टू ऑर्डर का मतलब ही होता है जिस इंस्ट्रूमेंट पर नाम लिखा होता है। समझा क्या? किसका नाम लिखेंगे? एंडोर्सी का नाम लिखेंगे। किसका? आसान भाषा में ट्रांसफरी का नाम लिखेंगे। किसका? करेक्ट। आगे, इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयरऑफ। तो उसको दो चीजें करनी पड़ेंगी, उसको लिखना भी पड़ेगा और प्लस इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली डिलीवर भी करना पड़ेगा। आ गया समझ? क्लियर? ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम, कोई प्रॉब्लम अब किसी को? तो अभी देखो अपन ने 3 सेक्शंस देख लिए, 46, 47 और 58। 46, 47 और, गलत बोला ना मैंने? तुम क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? 46 तो अब पढ़ेंगे ना, तुम्हारे सामने तो था वो, कैसे गलत गलत बोल सकते तुम? 47, 48, 58। 47 is negotiation by delivery, 48 is negotiation by endorsement, 58 is unlawful means unlawful consideration से इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुआ है, और 46 अपन अभी पढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी। ध्यान से, अब ये भी अगेन मैं ऑलरेडी तुमको समझा चुका हूँ ये पैराग्राफ। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी मैंने शुरुआत से तुमको बताया है कि डिलीवर करना बहुत जरूरी है। अगर डिलीवर नहीं हुआ है तो वो नेगोशिएबल, मतलब वो नेगोशिएटेड नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का, क्योंकि ओनर ने स्वयं अपने हाथों से वो इंस्ट्रूमेंट जिसको भी उसको देना है उसको ट्रांसफर करना चाहिए अपने हाथों से, तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली डिलीवर्ड माना जाएगा, वरना सेक्शन 58 अट्रैक्ट हो सकता है। समझ रहे हो? पक्का? तो जो गड़बड़ थी वो ठीक करे कि नहीं? अपन ने कौन से पढ़ लिए हैं सेक्शन 47, 48 और 58। अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? 46। तो सीक्वेंस तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 46, 47, 48 और डायरेक्टली है 58। आया समझ में? पक्का? अब इसके अंदर तुमको सबसे पहले तो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी समझाएंगे, जो मैं ऑलरेडी तुमको समझा चुका हूँ। Delivery of an instrument is essential whether the instrument is payable to bearer or order for effecting the negotiation। भले ही bearer हो या फिर instrument order हो। bearer का मतलब blank, order का मतलब जिसपे नाम लिखा हुआ है। तो भले ही इंस्ट्रूमेंट कैसा भी हो, डिलीवरी तो दोनों में भी जरूरी है। पढ़ा ना तुमने अभी? आगे, तो द डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है स्व इच्छा से डिलीवर करना पड़ेगा। अगर वो इंस्ट्रूमेंट मेरे नाम पर है तो मेरे इच्छा से वो डिलीवर होगा, मैं अपने हाथों से डिलीवर करूंगा। इसको बोलते हैं वॉलंटरी डिलीवरी। समझ में आया? मतलब उसमें मेरा कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट समझता है? कंसेंट मतलब मेरा
विल होना चाहिए, मेरी इच्छा होनी चाहिए। आगे, द डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी टू पास द प्रॉपर्टी। जहां प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, क्या होता है, लिख के रखो तुम्हारे पास में, यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप है। दिस कम्स फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप या टाइटल बोला जाता है। आया क्या समझ में? आगे, सो द डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी मस्ट बी टू पास द प्रॉपर्टी। समझ गया? तो अपन इसका सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया किसके ऊपर, बी के ऊपर। बी ने एक्सेप्ट करके वो ए को दे दिया, ए बना होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ए ये ट्रांसफर करना चाहता है मान लो सी को, तो कैसे करेगा? ए के पास में दो ऑप्शन है, एक तो बाय बेयरर भी कर सकता है या तो बाय एंडोर्समेंट भी कर सकता है। तो एंडोर्समेंट से अगर वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहा है तो उसको इंस्ट्रूमेंट पे किसका नाम लिखना पड़ेगा? सी का नाम लिखना पड़ेगा, एज वेल एज खुद से वो सी को डिलीवर करना पड़ेगा। आया क्या समझ में? तो ही वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड माना। तुमने सुना क्या मैंने क्या बोला? पक्का? तो प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है? ओनरशिप। तो इन शॉर्ट, किसने यहाँ पर अपनी ओनरशिप ट्रांसफर की, किसको दे दिया, तो अब सारे अधिकार किसको मिल गए? किसको मिले बेटा? और अब कौन जाएगा ड्यू डेट के दिन पैसे लेने? सी जाएगा किससे पैसे लेने? आ गया समझ पूरा? प्रॉब्लम है क्या कोई? चलो आगे। So the delivery must be voluntary and the object of delivery should be to pass the property in the instrument to the person to whom it is delivered. The delivery can be actual or constructive. समझ गया? Actual delivery का मतलब again for the last time, actual delivery का मतलब होता जब मैं खुद अपने हाथों से दूसरे किसी के हाथों में ये डिलीवर कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल डिलीवरी। द इंस्ट्रूमेंट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड। समझ में आया? पक्का? और जब इंस्ट्रूमेंट कहीं मूव नहीं कर रहा है लेकिन उसका क्या बदल गया? ओनर। कौन बदल गया? तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली। अब ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट। किसको? एजेंट को डिलीवर किया, या तो क्लर्क को डिलीवर किया या तो किसी सर्वेंट को तुमने इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया। एजेंट, क्लर्क या सर्वेंट ऑफ द हुम, ऑफ द एंडोर्सी। तो क्या एंडोर्सी को एक्चुअली डिलीवरी मिली है? नहीं, लेकिन एंडोर्सी के किसको डिलीवरी मिली है? एजेंट को। तो इट इज डीम्ड डिलीवरी टू द एंडोर्सी। समझ में आया क्या? एक लास्ट टाइम और मैंने बोला था, ई से भी अगर तुमने एंडोर्सी लिखा या आई से भी लिखा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिमिलर टर्म्स है, सिर्फ स्पेलिंग्स अलग अलग है और दोनों स्पेलिंग्स वैलिड है। इंडोर्समेंट भी वैलिड है, एंडोर्समेंट भी वैलिड है, इंडोर्सी भी वैलिड है, एंडोर्सी भी वैलिड है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। समझ में आया क्या? तो उसका कोई कंफ्यूजन रखना नहीं कि भाई सर कभी कभी इंडोर्सी लिख रहे हैं कभी कभी एंडोर्सी लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दोनों स्पेलिंग्स वैलिड है और दोनों का मतलब भी सेम ही है। ओके, यस। आगे, तो ये हो गई कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो एजेंट, क्लर्क या सर्वेंट, इसका एजेंट क्लर्क सर्वेंट एंडोर्सी का, और वो होल्ड कर रहा है एंडोर्सी के बिहाफ पर। और व्हेन द एंडोर्सर आफ्टर एंडोर्समेंट होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट एज एजेंट ऑफ द एंडोर्सी। ये कौन सा केस है समझ लो, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मैं ए हूं, मेरे को वो इंस्ट्रूमेंट देने का है किसको? सी को। ठीक है? तो मैंने इंस्ट्रूमेंट पर लिख दिया एंडोर्सी का नाम सी, लिखा। समझ में आया? और फिर मैंने कॉल किया किसको? सी को। और सी को बताया, भाई सी, तेरा इंस्ट्रूमेंट रेडी है, मेरे पास में पड़ा है। समझ आया? अब इधर देखो क्या क्या हुआ है। एंडोर्समेंट तुमने लिखा भी और साथ ही साथ उसको कॉल करके अक्नॉलेज भी किया, कम्युनिकेट भी किया। समझ में आया क्या? दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। था कि नहीं समझा? पक्का? अब अगर कल को मैं टपक गया और सी मेरे पीछे से आया और उसने ये इंस्ट्रूमेंट उठाया, तो क्या उसके पास वैलिड टाइटल है? यस, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अक्नॉलेज्ड। समझ में आया? ऑलरेडी बोले तो कम्युनिकेटेड था। समझ में आया क्या नहीं? पक्का? आगे कोई वांदा ही नहीं है फिर तो। Section 46 also lays down that
when an instrument is conditionally or for a special purpose only, conditionally or for special purpose only, the property in it does not pass to the transferee even though it is endorsed to him. कब तक? Unless the instrument is negotiated to a holder in due course. इनोसेंट वाला कल का केस याद है तुमको, कि जिसको पता नहीं था कि वो जो लेडी है उसको शादी के बाद में ही इंस्ट्रूमेंट को यूज करना अलाउड है, तो ऐसे किसी व्यक्ति ने अगर ले लिया इंस्ट्रूमेंट उससे, तो दैट विल पर्सन विल बी कॉल्ड एज इनोसेंट एंड हियर दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज होल्डर इन। समझ में आया? ये सेम पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर नया नहीं पढ़ रहे हैं। ये मैं समझाता हूं पर एक बार और। में क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था कंडीशनल। क्या बनाया गया था? मतलब अगर कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट में आएगा। समझ गया? तो कुछ शर्त रखी है। तो जो इंस्ट्रूमेंट का रियल ओनर है उसने ये इंस्ट्रूमेंट किसी को ट्रांसफर करते वक्त एक शर्त रखी, भाई देख अगर शादी होंगी तो ही तू ये इंस्ट्रूमेंट का यूज कर पाएगा। आया क्या समझ में? पक्का समझा ये इतना? ऑल गुड। अब तुमने उसको इंस्ट्रूमेंट दे तो दिया ही, उसके ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ है और उसको इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड भी है, समझा? लेकिन अभी तक के क्या फुलफिल नहीं हुआ है? उसमें डाली हुई कंडीशन। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? जल्दी बोलो जल्दी। पक्का समझ आया ना? तो भले ही वो इंसान ने तुमसे इंस्ट्रूमेंट ले तो लिया है, वो तुम्हारे पास है, मगर तुम उस इंस्ट्रूमेंट का फिलहाल वापर कर नहीं सकते। कब तक वापर नहीं कर सकते? तो दो सिचुएशंस है। कितनी? दो। एक तो तुमको पहले कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी शादी की, समझ गया? या तो तुमको वो इंस्ट्रूमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जो इनोसेंट है, जिसको इस कंडीशन का कोई नॉलेज, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होना। समझ रहा? मैं ओनर, मैंने जिसको दिया वो क्या बना? होल्डर। फिर वापस से इसने किसको और को दिया ना, तो वो क्या बना? होल्डर इन ड्यू कोर्स। समझा? और एक तरीके से करके बताता, मैं सेंटर पार्टी, मैं निकाल रहा बिल किसके ऊपर? बी के ऊपर। बिल ने बी साइन किया, वापस किसको दिया? मेरे को। मैं क्या बना? होल्डर। क्या बना? अब मैं ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट कर रहा सी को, वो बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। कौन बना होल्डर इन ड्यू कोर्स? सी। बस इतना रिक्वायरमेंट है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो क्या होना चाहिए? इनोसेंट। क्या होना चाहिए? उसको मासूम या इनोसेंट बुलाने का वजह क्या है कि भाई उसको पता नहीं होना चाहिए उस कंडीशन के बारे में, समझा? तो वो इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकता है, कोर्ट में ले जाकर के एग्जीक्यूशन करवा सकता है। लेकिन अगर उसको कंडीशन का पता था फिर भी उसने इंस्ट्रूमेंट लिया तो गलती उसकी भी है। अब वो इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता अगेन। कब तक? जब तक कि वो इवेंट हो नहीं जाता। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? अब देखो ये पॉइंट कब वैलिड होता? जब आप सेल करते वक्त या फिर सर्विसेज देते वक्त एडवांस पेमेंट करने की कोशिश करते हो। अब एडवांस एक्चुअली पे नहीं हो रहा है, मगर उस एडवांस के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट साइन करके दे दिया। समझ रहा? पोस्ट डेटेड चेक। समझता है? आज का तारीख क्या है? 28 जुलाई। मान लो मेरे घर कोई इवेंट है, ठीक है, तो मैंने उसको एक पोस्ट डेटेड चेक दिया है, इवेंट होने के बाद की डेट का या इवेंट के डेट का। मान लो 15 अगस्त को कोई इवेंट है, ठीक है, उस दिन का मैंने उसको दे दिया चेक। ये समझा क्या? डेट क्या लिख कर दी? 15 अगस्त, लेकिन चेक कब दिया? 28 जुलाई को। आया क्या समझ में? समझ रहा है? और मैंने उसको क्या बोला कि भाई देख मैं तेरे को चेक तो दे रहा हूँ, लेकिन ये चेक तू तभी इफेक्ट में ला पाएगा जब ये इवेंट होगा। समझा? मतलब तू इवेंट में आकर के जो भी तेरे को मैंने काम दिया है, मान लो केटरिंग का दिया होगा या फिर डेकोरेशन का दिया होगा, जो भी काम तेरे को दिया होगा, वो काम तू जब करेगा, मतलब इवेंट होगा, तो तू ये चेक को इफेक्ट में ला सकता है। ऐसी मेरी क्या है? कंडीशन। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पस। तो ये जनरल इंस्ट्रूमेंट है क्या? नहीं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ उसी चीज के लिए निकाला गया। आया क्या समझ? 15 अगस्त के इवेंट के लिए निकाला गया है। क्लियर? अब उसको तुमने इंस्ट्रूमेंट दे तो दिया, फिर उसने क्या किया इस इंस्ट्रूमेंट का? उसने ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर
नेगोशिएट कर दिया, ठीक है। तो जो जिसको वो फर्दर नेगोशिएट करेगा वो बनेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, बरोबर है कि नहीं। अब जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, बस उसमें तुमको बस इतना देखना है कि उसको पता नहीं होना चाहिए इस कंडीशन के बारे में, तो वो इंस्ट्रूमेंट का वापर कर पाएगा। लेकिन अगर उसको भी पता है कंडीशन के बारे में, एक्नॉलेजमेंट है, नॉलेज है उसको उस कंडीशन का, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि ये इवेंट हो नहीं जाता। समझा? मैंने कल भी ये पॉइंट समझाया था एक दूसरे एग्जाम्पल से, मैंने आज भी सेम पॉइंट समझाया एक दूसरे एग्जाम्पल से, बट उम्मीद है आपको समझ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, या तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो इनोसेंट होना चाहिए, खलास। कोई सवाल है किसी को इस पे? पक्का? आगे, द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंटिल डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट। द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट until delivery remains incomplete and revocable. The delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing of the negotiable instrument. Delivery हर जगह necessity है। अब देखो ये सिंपल सी चीज है, अगर प्रॉमिसरी नोट बना रहा है कोई तो डिलीवरी एक ही बार होती, मैं बना के किसी को दूंगा तो डिलीवर होगा ओनली वंस। बट अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है तो डिलीवरी दो बार होंगी, एक मैं निकालूंगा इंस्ट्रूमेंट, उसको डिलीवर करूंगा, फिर वो साइन करेगा, फिर वो वापस मेरे को डिलीवर करेगा। आया क्या समझ में? इसके लिए वो स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट है कि द डिलीवरी इज एसेंशियल नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग एंड ड्रॉइंग। मेकिंग एंड ड्रॉइंग बिल ऑफ एक्सचेंज, याद करो, है ना? लॉजिकल। आगे उसके बाद, तो is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing of negotiable instrument. The rights in the instrument are not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered. जब तक के डिलीवरी नहीं होती तब तक के उस इंस्ट्रूमेंट्स के राइट भी ट्रांसफर नहीं होते। तो बस यही बात तुमको सीखनी है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में तुमको बताया जाएगा व्हाट इज अ कंप्लीट सेल। तो उसका मतलब है ओपीसी। क्या मतलब है? क्या ओ का मतलब है ओनरशिप, पी का मतलब है पोजेशन और सी का मतलब है फॉर कंसिडरेशन। समझ में आया क्या? ओ का मतलब, ठीक है, पी का मतलब पोजेशन होता है, अपन इसको यहाँ के लिए लिखेंगे डिलीवरी। क्या लिखेंगे? समझ में आया? तो एंडोर्समेंट का केस लिखा होना भी चाहिए और साथ ही साथ वो डिलीवर्ड भी होना चाहिए, तभी उसके राइट्स तुम्हारे ट्रांसफर होंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में तुम ऑब्वियसली क्या डिलीवर करोगे? गुड्स डिलीवर करोगे। क्या डिलीवर करोगे? समझ में आया? तो उस गुड्स का टाइटल भी होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर भी होनी चाहिए। राइट्स कब ट्रांसफर्ड माने जाएंगे? जब वो गुड्स डिलीवर्ड माने, मतलब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे, माने जाएंगे नहीं, हो जाएंगे। आया समझ? सेम स्टेटमेंट और एक बार लगे तो, द राइट्स इन द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द एंडोर्सी अनलेस आफ्टर द एंडोर्समेंट द सेम हैज बीन डिलीवर्ड। समझा? तो देखो ध्यान से सुनो, ये मोबाइल फोन एक गुड्स है, करेक्ट? मान लो मेरी मोबाइल की दुकान है और ये मोबाइल फोन मेरे लिए गुड्स है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कस्टमर आया, कस्टमर को मैंने बिल बना के दे दिया, पैसे भी ले लिए उससे। क्या बाकी है? क्या बाकी है? अबे टेक्निकल वर्ड यूज करो ना, क्या बाकी है? डिलीवरी बाकी है। क्या बाकी है? क्योंकि फोन अभी भी कहाँ पड़ा है? मेरे पास ही पड़ा है। समझ में आया क्या? तो राइट्स ट्रांसफर्ड है या नहीं है? नहीं है सर, पर लेकिन आपने बिल तो बना के दे दिया, तो ओनर तो वही है। हाँ, ओनर वही है, लेकिन बेचारे को ओनरशिप राइट्स मिले क्या पूरे? उसका अधिकार है ना कि उसको गुड्स की डिलीवरी भी मिलनी। एग्जैक्टली वही समझा रहे हो तुम। समझा? सिर्फ ओनरशिप लिख देने से डिलीवर नहीं हो जाता, ओनरशिप आपको अक्नॉलेज भी करना पड़ेगा, या तो एटलीस्ट वो गुड्स डिलीवर करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? पक्का बोलो यस। आगे, so if a person makes the endorsement of instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies. डिलीवरी से पहले कौन टपक गया? एंडोर्सर टपक गया। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयरऑफ। किसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव? जो टपक गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्वियस सी बात है, वो डिलीवर नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास में कोई अधिकार, समझ रहा है क्या?
मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया और अपने ड्रॉवर में रख दिया और मैं टपक गया, तो ये प्रॉमिसरी नोट का ओनर अभी भी कौन था? मैं था। समझ में आया क्या? मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका ओनरशिप मिलने वाला है क्या? नहीं नहीं, समझ में आया क्या? यस और नो? तुम कितने भी लॉजिक लगा लो तो भी वो डिलीवरी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती उसकी, क्योंकि वो असेट नहीं है, लाइबिलिटी है ना। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बनाया था? प्रॉमिसरी नोट बनाया था। तो मतलब मेरे को किसी को पेमेंट करना था कि रिसीव करना था? हाँ, मेरे को किसी को पेमेंट करना था ना, ट्रांसफर करना था, पैसे देना था, लेना नहीं था। तो पैसे देना लाइबिलिटी रहती, बरोबर? तो लाइबिलिटी ट्रांसफर होती क्या? फिर तो यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली, किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी, एज वेल एज जिसके फेवर में मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया था उसको भी, क्योंकि मेरे जीते जी मैंने उसको डिलीवर नहीं किया था। समझा? मगर मैंने तुमको इसका एक एक्सेप्शन बताया है कि भले ही तुमने उसको हैंड डिलीवरी नहीं दी होंगी, लेकिन अगर जाने से पहले, मरने से पहले तुमने उसको एक्नॉलेज किया हुआ है, क्या किया है, मतलब कम्युनिकेट किया हुआ है, तो फिर वो डिलीवर्ड माना जाएगा और उसका हक है फिर प्रॉमिसरी नोट जिसके नाम पर तुमने बनाई में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अभी भी कोई अधिकार नहीं। क्या ये नहीं समझा? यस और नो? कंफर्म? श्योर? प्रॉब्लम कोई? देखो मैंने क्या करके रखा है, देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। व्हाट आई डिड, मैंने जितने मेरे बैंक के अकाउंट है, जो दो अकाउंट है मेनली, के ऊपर मैंने ब्लैंक चेक साइन करके रखे हुए, ताकि कल को अगर मैं टपका तो मेरे पीछे मेरी मम्मी को या घर वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी बात की। और ये बात मैंने उनको बता के भी रखी है। तो अब उस चेक का यूज वो कर सकते कि नहीं कर सकते? समझ में आया लॉजिक क्या है? क्यों कर सकते चेक का यूज? आया समझ में? क्योंकि अक्नॉलेज करके जाऊंगा, बरोबर है ना? और अगर वही अक्नॉलेज नहीं किया होता तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट का वो यूज, समझा? पक्का? क्लियर है? प्रॉब्लम है कोई अब? सब कुछ समझा इसमें? इजी? डन। तो लास्ट जो अपन ने लाइन पढ़ा उसका सेक्शन है 57। तो अपने पास में 46, 47, 48, 58 और 57, मतलब 57 और 58 ये सेक्शंस आ गए। 46 इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, और डिलीवरी रहती दो टाइप की, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। समझ में आया? पक्का? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कितने टाइप की पढ़ेंगे अपन? 3। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा सेक्शन 47। 47 क्या था? नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। नेगोशिएशन बाय, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ऑर्डर है कि बेरर है? बेरर, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 48। सेक्शन 48 में नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। इसके अंदर डिलीवरी से काम हो जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करना पड़ेगा। और ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ऑर्डर या बेरर? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आया? पक्का? फिर सेक्शन 58 था अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल मीन्स से। फिर उसके बाद में सेक्शन 57 अपन ने अभी पढ़ा कि अगर मरने से पहले इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं किया गया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका कोई अधिकार नहीं मिलता। आया समझ में? चलो, डिलीवरी व्हेन इफेक्ट बिटवीन द पार्टीज, अब वो उन्होंने वही चीज समझाई फिर से चार्ट में, मैं सिर्फ रीड करूंगा। नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बिटवीन द पार्टीज, ध्यान देना, एज बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन। इमीडिएट रिलेशन बोले तो क्या रहता? ब्लड रिलेशन रहता। और कौन सा इमीडिएट रिलेशन रहता? या तो फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इज एन ऑल्सो इमीडिएट रिलेशन। Okay? आगे, how delivery is to be made. Delivery to be effectual must be made by the party making, accepting or endorsing the instrument or by a person authorized by him in that behalf. समझ में आया? अगर मैंने अपने एजेंट को अधिकार देके गया था कि भाई तूने दे देना मेरे मरने के बाद में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अक्सर यही होता है, विल बनाने के बाद में जनरली लोग अपने वकील को बता कर जाते हैं कि मैंने विल बनाई है, मेरे मरने के बाद तूने विल एग्जीक्यूट करवा लेना मेरे फैमिली के सामने रीड करके, बरोबर? तो कौन करवा रहा? एजेंट। कौन करवा रहा? वो वकील। क्या है? एजेंट ही तो है। आया क्या समझ में? तो तुमने अधिकार दिया था ना एजेंट को, ये वो कर सकता है। जीते जी अधिकार दिया था कि नहीं? तो वो कर सकता है। और तुमने अधिकार में लिखा भी था मरने के बाद। समझ में आया क्या? तो मैंने तुमको एक पावर ऑफ अटॉर्नी बताई थी। एक पावर ऑफ अटॉर्नी थी जो मेरी दादी ने मेरे नाम पर साइन की थी, है ना?
वो लेकिन उन्होंने कहाँ तक के राइट्स दिए थे, उनके जीते जी तक के मेरे पास में राइट्स थे। मतलब इफ शी वुड हैव लिव्ड तो अभी भी मेरे पास में उनके प्रॉपर्टीज के अधिकार होते अगर वो जिंदा होती तो। लेकिन जैसे ही वो गुजर गए तो ऑब्वियसली वो अधिकार ऑटोमेटिकली सारे रिवोक हो गए, क्योंकि उस पावर ऑफ अटॉर्नी में ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरीके से और बनाई जा सकती है, जिसको हम विल बताते हैं, कि मरने के बाद में भी आप अधिकार पहले ही देकर जा सकते हो, मरने के बाद के लिए भी। आया समझ में? तो अगर वो मेरे फेवर में साइन करके जाते क्या, कि भाई मरने के बाद में भी मेरे पोते को अधिकार है सारी चीजों का, समझा? अगर ऐसी डीड वो साइन करके जाते हैं, ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी वो साइन करके जाते हैं, ऑब्वियसली मुझे भी पता होता, तो फिर वो एग्जीक्यूटेबल है इवन आफ्टर डेथ। मतलब मेरे पावर्स रिवोक हुए हैं क्या? नहीं। मेरे पावर्स छीने गए क्या? नहीं। क्यों नहीं? कि जीते जी किया उन्होंने ये भी, क्या उन्होंने जीते जी अपने मरने के बाद के भी अधिकार मुझको देकर गए होते। आया समझ में? क्लियर? पक्का? आगे अब देखो, एक नई चीज तुमको यहाँ देखने मिल रही है, जो तुमको इंटरमीडिएट में भी देखने मिलेंगी। जब भी किसी सेक्शन के ऊपर ऐसा कुछ देखने मिले तो समझ जाना उसी सेम पेज पर उसका नीचे वर्णन दिया हुआ है। क्या उसको कुछ नहीं बोलते, वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं है प्रॉपर, जैसे हम सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज ये सब बोलते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। वो बस एक तरीका है लिखने का, कि भाई कुछ तो उससे रिलेवेंट पॉइंट है, तो नीचे जाके तुम पढ़ लो भाई, ऐसा। समझ रहा? इंटर के तो पूरी किताब में ही है ये, यहाँ कुछ ही जगहों पर है किताब में, तो तुम सीख लो ये बात भी। इतना ध्यान रखना बस, कि पढ़ते पढ़ते अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए, बस इतना ध्यान रखना कि ये अगर कुछ मिले ऐसा, तो नीचे जाके देख लेना, वो सेम पेज पर ही मिलेगा, बस एक बार देखना पड़ेगा जाके। तो क्या लिखा है? According to Section 57, the legal representative of the deceased cannot negotiate by delivery only a promissory note, bill of exchange, or check payable to order and endorsed by the deceased but not delivered. Endorsed by the deceased मतलब उसने एंडोर्समेंट का केस लिख कर गया, मगर उसने अभी तक डिलीवर नहीं किया था, तो इस बात का कोई अधिकार किसको नहीं है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं है। क्या है? नहीं है, कैन नॉट। समझ में आया क्या? लेकिन है ना, उन्होंने लिखते लिखते ना फिर इसमें एक बात और लिख दी। उन्होंने है ना सिर्फ इसके अंदर इतना ही इंक्लूड किया, पेबल टू ऑर्डर। अभी तक उन्होंने बेरर का यहाँ पर जिक्र नहीं किया। तो सर कुछ मतलब निकालना है क्या इसका? नहीं, प्लीज का कोई दूसरा मीनिंग मत निकालो, ये जैसा है वैसा पढ़ लो, हजम कर लो, बात खत्म। डिलीवरी जरूरी है, बात खत्म। समझा? मतलब अभी भी तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, कि कल को अगर किसी ने बेरर इंस्ट्रूमेंट साइन करके भी गया, लेकिन उसने खुद से डिलीवर नहीं किया, तो वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड नहीं माना जाएगा। समझा? नहीं बोला मैंने, नहीं माना जाएगा, भले वो बेरर ही क्यों ना हो। डिलीवरी जरूरी है। और सेक्शन क्या अप्लाई करेंगे आप? 47, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। A legal representative is not an agent of the deceased. He is not an agent of the deceased. समझ में आया? Therefore, a legal representative cannot complete the instrument if the instrument was executed by the deceased but could not be delivered because of his death. Same point repeat किया है, कुछ नहीं है उसके अंदर। उन्होंने बस इतना बोला कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बिल्कुल भी डिसीज्ड का एजेंट नहीं कहलाता, जिस वजह से उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर कुछ लिखने का या डिलीवर करने का। समझ में आया? पक्का? प्रॉब्लम कोई? देखो है ना, लॉ की खास बात क्या है, कि लॉ सीख कर बड़ा होता है। तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, कि पहले लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टियां छीन लेते थे, किसी और मीन से छीन लेते थे, तो उसको लॉ ने थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश की हर जगह पर। इसके लिए ये प्रोविजंस हमको पढ़ने मिल रहे हैं, कि इवन इफ देयर इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट इट वोंट बी ट्रांसफर्ड। ये सब बातें हमको पढ़ने मिल रही, बिकॉज डिलीवरी नहीं हुई है, ऐसा। समझा? तो इसके लिए एक व्यक्ति को इंडिविजुअली कंसिडर किया जाता, भले होगा उसका हरा भरा परिवार, पूरा परिवार होगा भी, लेकिन
लॉ ऐसा ही कंसिडर करता है कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल को अपने अपने इंडिविजुअल अधिकार होते हैं, और जब तक कि वो खुद अपने अधिकारों को एक्सरसाइज नहीं कर लेता तब तक के वो अधिकार किसी को भी मिलते नहीं। जब तक कि वो स्वयं अपने अधिकार किसी को दे नहीं देता तब तक के वो किसी को अधिकार मिलते नहीं। समझा? जब तक कि अगर वो मरते मरते भी अपने अधिकार किसी को नहीं देकर जाता है तो अगेन वो अधिकार किसी को मिलते नहीं। समझ में आया क्या? मतलब उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी कायम रहेगी हमेशा, उसके इंडिविजुअल राइट्स कायम रहेंगे। समझा? पक्का? क्यों? प्रोटेक्शन के लिए है ये राइट्स, उस इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन के लिए, वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके नाम पर जो चीजें हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। समझ आया कि नहीं आया? है ना? लेकिन ये अभी जहां हम पढ़ रहे हैं, ये जो चीजें हमने पढ़ी कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़े, तो दिमाग में ये गलती से भी मत लाना कि अगर मरे हुए व्यक्ति की अलमारी में अगर उसके करेंसी नोट्स मिले, करेंसी नोट्स, पैसा, वो मिले, तो सर वो भी तो बेरर है मगर वो डिलीवर तो नहीं हुए, उसको ये लागू नहीं होता। ये सिर्फ हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट इंक्लूड करेंसी नोट्स, पढ़ा था हमने ये। समझ में आया? 3 ही इंस्ट्रूमेंट है जो इंक्लूड होते हैं। करेंसी नोट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। समझ आया? पक्का? जब मेरी दादी गुजरी, उनके जो अलमारी से हमको कुछ कैश मिली वो हमने उनके नाम से दान कर दी, गौशाला में अलग अलग जगहों उनके नाम से डोनेट कर दिया। समझा? तो हम यूज कर पाए, यूज कर पाए ना, हमको नेगोशिएशन का तो अधिकार मिल ही गया ना, क्योंकि वो क्या था? वो करेंसी नोट्स है। समझ में आया? इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लैरिटी मिल रही तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा? हमने उनके अलमारी में से निकाला ऑब्वियसली और वो कुछ जगहों पर दान कर दिया, तो हमको तो दान करने का अधिकार मिला ना, उनके पैसे हमने दान किए ना, तो हमने ही नेगोशिएट किए ना आगे, मगर क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है इस वजह से ये पॉसिबल हुआ। आया समझ कि नहीं समझा? जल्दी बोलो। पक्का? प्रॉब्लम है कोई? डन? तो नेक्स्ट पॉइंट जो डब्बे में है, एज बिटवीन सच पार्टीज एंड एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स it may be shown that the instrument was delivered conditionally or for special purpose only and not for the purpose of transferring absolutely the property therein. What is absolute property? ध्यान से सुनना। अगर मैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कंडीशन के किसी को कोई चीज दे रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। एब्सोल्यूट बोले तो पूरा हृदय से दे दिया मैंने, दिल से अपने ट्रांसफर कर दिया और उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी, बस दे दिया, तो पूरा टाइटल उसको मिल चुका। लेकिन जहां पर भी मैंने कंडीशन रख करके उसको इंस्ट्रूमेंट दिया है, कोई कंडीशन डाल करके इंस्ट्रूमेंट दिया है, कोई टर्म्स और कंडीशन डाल करके इंस्ट्रूमेंट दिया है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने अभी भी अपने पास में टाइटल मेंटेन किया है, पूरे तरीके से टाइटल ट्रांसफर्ड नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि वो एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड नहीं, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। समझा क्या? वो केस याद है ना कि जहां कंडीशन डाली मैंने, 15 अगस्त वाला केस, तो वो कंडीशन डाल के दिया है ना मैंने इंस्ट्रूमेंट, तो भले ही वो एंडोर्समेंट हो चुका, भले ही वो डिलीवर भी हो चुका, लेकिन स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं इस इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप मैंने पूरे तरीके से उसको नहीं दी है, क्योंकि अभी भी कंडीशन फुलफिल होनी। आया समझ में? पक्का? तो उसको एब्सोल्यूट ओनरशिप कब मिलेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स को, या होल्डर को भी? तब जब 15 अगस्त का इवेंट हो जाएगा। समझा? तब उसको एब्सोल्यूट ओनरशिप मिलेगी। एब्सोल्यूट मतलब अब उसके अधिकारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, अब हो गया उसका। समझा कि नहीं समझा? पक्का? आगे, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट।
रिपीटेटिवली इस सेक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेटिवली। तो ये जितना तुम मेरे साथ में लर्न करेंगे उतना फायदे में रहेंगे, तुम्हारे मेहनत कम हो जाएंगी। और रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन नंबर 6 में ही पूछा गया है। 138, dishonor of checks for insufficiency of funds in the accounts। हाँ, अकाउंट्स का मतलब है बैंक अकाउंट। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जिस इंस्ट्रूमेंट का हम जिक्र करेंगे वो है चेक। अगर मेन इंस्ट्रूमेंट रहेगा चेक, ये सेक्शन ही उसके लिए है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से या प्रॉमिसरी नोट्स से बैंक अकाउंट का कोई नाता नहीं, समझ रहे? चेक का कनेक्शन है ना बैंक अकाउंट के साथ में, समझ रहा? प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई कनेक्शन नहीं है बैंक के साथ में, सोचो ना डियर, है ना? लेकिन चेक का कनेक्शन है बैंक अकाउंट के साथ। और हम कहाँ बोल रहे हैं इनसफिशिएंट फंड्स? बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट था। तो मतलब ये किस सिलसिले में है? ये केवल चेक के सिलसिले में है। ये सेक्शन बहुत कॉमनली यूज किया जाता कोर्ट्स में, बहुत कॉमन सेक्शन। लगे उतने केसेस है 138 के अकोला डिस्ट्रिक्ट, लगे उतने केस। वो केस का नाम ही है वो 138 का केस, ऐसे ही बोलते हैं उसको, समझा? और वो सेक्शन 138 का मतलब ये एनआई एक्ट का 138, समझ रहा है पक्का? तो पॉइंट इज, सिर्फ चेक को मद्देनजर रख के इसको पढ़ना और लर्न करना। ठीक है, श्योर? अब एक वर्ड होता है ऑनर और एक होता है डिसऑनर। ऑनर का मतलब होता है कि भाई जब मैंने किसी व्यक्ति को चेक दिया था और उस व्यक्ति ने जाकर अपने बैंक खाते में वो चेक डिपॉजिट किया, तो मेरे खाते से पैसे कटे और उसके खाते में जमा हो गए, इसको बोलते ऑनर ऑफ चेक। क्या बोलते? आसान भाषा में पेमेंट हुआ है। ओके। वेराज कि जब मैंने चेक तो इशू किया है मगर मेरे बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, समझ गया? मतलब सफिशिएंट फंड्स नहीं। अब ये सफिशिएंट का मतलब क्या है? पैसे मेरे खाते में पड़े हैं 6,500 रुपए और मैंने चेक इशू कर दिया 12,000 का, तो ऑब्वियसली मेरा खाता 5,500 रुपए से डेफिसिट में है, तो ये चेक क्लियर होने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? पक्का? हाँ। अनलेस आपके बैंक अकाउंट से ओडी, सीसी या कोई लोन फैसिलिटी जुड़ी हुई है तो आपका चेक बाउंस नहीं होगा, तो पेमेंट होगा। लेकिन ना ओडी है ओवरड्राफ्ट, ना सीसी है कैश क्रेडिट, ना ही किसी प्रकार का कोई लोन, ना ही बैंक की कोई गारंटी, कुछ नहीं है, प्लेन बैंक अकाउंट। तो वेरी ऑब्वियसली जब अगर इस बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो ये चेक पास होने वाला, क्लियर होने वाला नहीं है, और तब हम बुलाएंगे डिसऑनर ऑफ चेक। समझ में आया? पक्का? है ना? डिसऑनर का मीनिंग अब एकदम क्लियर, हम उसी सिलसिले में पढ़ रहे हैं। तो डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स, जहां अकाउंट्स का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका, दैट इज बैंक अकाउंट। ठीक है, और कोई दूसरे खाता नहीं, बैंक खाते की बात करें तो सेक्शन है फ्रॉम 138 टू 142, जिसमें मेन सेक्शन यही है और दूसरा मेन सेक्शन भी यही है जिसमें पेनल्टी देखने मिलेंगी नीचे, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन, साथ साथ में लर्न करना है। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स, सेक्शन 138, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट। ये ऑन एन अकाउंट क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने चेक निकाला था अपने बैंक अकाउंट पे, मतलब अपने बैंक पे,
वहां ड्रॉवर कौन था? मैं। ड्रॉवी कौन था? बैंक। समझा? तो उसका मतलब क्या था कि मैंने ऑर्डर दिया था अपनी बैंक को कि भाई किसी का भी नाम इस चेक के ऊपर लिखा है उसको पेमेंट कर दो। समझ में आया? लिखा, मैंने लिख कर दिया। सो दिस वाज एन ऑर्डर टू द बैंक टू पे। बैंक मेरी क्या है? एजेंट। बैंक को मेरे पूरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ेंगे। आया समझ में? ध्यान से। सो व्हेन अ पर्सन, when any check drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money, काय के लिए? पेमेंट के लिए। काय के पेमेंट के लिए? कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी के पेमेंट के लिए, टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट, टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट। इतना समझ में आया? फॉर द डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज क्या रहता कि तुम्हारे ऊपर उसका कुछ उधार है, तो या तो तुम उसका उधार पूरे तरीके से चुका रहे हो, मतलब मान लो तुमने उससे गुड्स खरीदे हुए 50,000 के उधार में और तुम उसको 50,000 का चेक दे रहे हो। समझा? तो मतलब तुम डिस्चार्ज करना चाहते थे पूरा का पूरा, पूरा डेट क्लियर करना चाहते थे। या तो पार्ट ड्यू है 50,000, तुमने फिलहाल उसको चेक दिया 30,000 का। समझा? दिस इज होल और इन पार्ट। तो डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। समझा? तो इसमें अब क्या इंक्लूड नहीं होता? अ चेक गिवन एज अ गिफ्ट, donation, or as security, or in discharge of a mere moral obligation, or for illegal consideration would be outside the purview of this section. तो मैंने अगर वो चेक गिफ्ट में दिया था, मैंने अगर वो चेक डोनेशन के लिए दिया था, मैंने अगर वो चेक विदाउट कंसिडरेशन दिया था, विदाउट कंसिडरेशन, ग्रेशियस पर्पस, सोशल पर्पस के लिए वो चेक दिया था, या तो मैंने कोई मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए चेक दिया था, या तो कोई इलीगल कंसिडरेशन के लिए चेक दिया था, तो ये जो जितने मैंने अभी बोले हैं सारी चीजें, ये इस सेक्शन के परव्यू में फिट नहीं होता। तो सर क्या फिट होता? तो बस वो चेक आपको फॉर कंसिडरेशन देना जरूरी है। फॉर कंसिडरेशन का मतलब होता आपने कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया होगा। कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब आपने किसी से गुड्स परचेज किए होंगे, वो भी लीगल वाले, और उसके बदले में आपने उसको चेक इशू किया होगा। समझा? या तो फिर आप पर किसी का डेट है, उस डेट को चुकाने के लिए आपने फिर से उसको चेक का इशू किया होगा। समझ में आया क्या कि नहीं आया? पक्का? तो अगर ये दो रीजंस है तो सेक्शन 138 लगेगा। समझा? अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं मैं कि ओरिजिनल कोर्ट में क्या होता है। सुनेंगे ना ध्यान से? तो ऐसा है कि मैं ब्याज से पैसे लगाता हूं, ठीक है, और XYZ एक पार्टी है अकोला में, मान लो विजय दीनानाथ चौहान, ठीक है, उसको मैंने 2 लाख रुपए दिए ब्याज से। ठीक है, मैंने उसको 2 लाख रुपए ब्याज से ट्रांसफर कर दिए, चेक से पेमेंट कर दिया, उसके खाते में पैसे आ गए। वो मुझे बदले में बनाकर देता प्रॉमिसरी नोट। क्या बना के देता? जिसको चिट्ठी बोलते हैं हम। ठीक है? साथ ही साथ वो उस चिट्ठी के साथ देता चेक। क्या देता? समझ रहा? खुद के खाते का चेक देता, वो इतना मेरे को दे देगा। आया क्या समझ में? पक्का? अब पहला सवाल मेरा तुमसे ये है, ये चेक तुमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिया है, मतलब मैंने, या फिर ये चेक मैंने जो भी ड्यूरेशन हमारे बीच डिसाइड हुआ था, मान लो 3 महीने का, उसके बाद पेमेंट के लिए लिया है? तुम जवाब दो इसका। मैंने उसको डेट दिया हुआ है, लोन, बरोबर है ना, ब्याज से पैसे दिए हुए हैं, बरोबर, और बदले में उससे क्या क्या साइन करवा के लिया? एक तो प्रॉमिसरी नोट भी लिया और उसके खाते का चेक भी लिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टेकिंग चेक? वाज इट सिक्योरिटी और वाज इट फॉर टेकिंग पेमेंट, मतलब रीपेमेंट के वक्त यूज करने के लिए? बोलो।
कोई बोलता सिक्योरिटी के लिए? के दिमाग में है? पक्का है? पेमेंट की सिक्योरिटी? कितने लोग बोलते पेमेंट? तो बाकी के कुछ बोलते कि नहीं बोलते? थोड़ा ऊपर करो ना हाथ। जितने लोग बोलते पेमेंट, हाँ। और कौन कौन बोल रहा सिक्योरिटी? जितने लोग सिक्योरिटी बुला रहे हैं, जितने लोग सिक्योरिटी बुला रहे हैं, मान लो कि ये सवाल तुमसे कोर्ट में एक वकील ने किया था। इससे किसने? वकील ने। और तुमने बोल दिया भरी कोर्ट में कि ये चेक हमने सिक्योरिटी के लिए लिया था। आई के लिए कोर्ट तुम्हारा केस वहीं खारिज कर देगा। समझ रहा? क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी वर्ड इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो वकील इतना चालाक लोमड़ी है कि वो पहले कोर्ट में यही प्रूव करने की कोशिश करता कि तुम्हारा इसका कुछ तो नजदीक का रिश्ता है, तो इसने तुमको गिफ्ट में चेक दिया हुआ है, डोनेशन के लिए चेक दिया हुआ है, या तो सिक्योरिटी के लिए चेक। समझ में आया? किसका वकील? किसका वकील? समझ रहा कि नहीं समझा? सिचुएशन क्लियर कर देता। तो मैंने इससे चेक भी लिया था और चिट्ठी भी ली थी। 3 महीने बीत गए, कॉल किया, भाई पेमेंट, ब्याज और पेमेंट दोनों बाकी है। बोले भैया पैसे नहीं है देने। मैं बोला ऐसे कैसे नहीं है पैसे देने को? पैसे तो देने पड़ेंगे, लोन था, देना ही पड़ता। नहीं नहीं भैया माफ करो, पैसा वैसा गलती हो गई, ये वो ढमका बोल दिया। ठीक है, तब मैं तेरा चेक डाल रहा। तो मैंने उसका चेक बैंक खाते में लगा दिया अपने। मुझे पता है पैसे नहीं आने वाले हैं, समझ रहे हो? मुझे ये भी पता है कि ये चेक होगा बाउंस। बहुत टेक्निकल है, प्लस बुक का है जो बोल रहा हूं, तो प्लीज सुनना। ठीक है? तो मैंने जाकर के चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया। चेक हुआ बाउंस। बाउंस हुआ मतलब हुआ डिसऑनर। डिसऑनर जब हुआ तो बैंक ने मेरे को फोन करके बुलाया। बोले भाई आपके अकाउंट में जो आपने चेक लगाया था वो चेक हुआ है रिटर्न, मतलब बाउंस। उसका पेमेंट नहीं आया क्योंकि सामने वाले के खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। समझ में आया? तो बैंक क्या करती? बैंक आपको सिर्फ चेक वापस नहीं करती, बैंक आपको चेक के साथ में एक स्लिप लगा के देती। समझ रहा? ये चेक है और ये उसके ऊपर स्टेपलर से अटैच की हुई स्लिप। इस स्लिप पर लिखा हुआ रहता रीजन कि भाई ये चेक डिसऑनर क्यों हुआ। अपने को क्या रीजन चाहिए? इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। वही सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन, बरोबर? बैंक वो रीजन टिक करके, ऑफिशियल स्टैंप मार के, बैंकर की सिग्नेचर करके आपको ये दे देती। आया इतना समझ? पक्का? तो मेरे को ये चीजें मिल गई। अब मैं करूंगा इसके ऊपर केस। तो मैं केस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा? एक तो चेक, एक तो ये स्लिप, और चिट्ठी, प्रॉमिसरी, तीनों जमा करवाऊंगा कोर्ट में एज एविडेंस। आया समझ में कि नहीं आया समझ? पक्का? तो जब मैं विजय दीनानाथ चौहान पर केस करूंगा, तो विजय दीनानाथ चौहान का जो वकील है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से ये प्रूव कर दे कि ये चेक सिक्योरिटी पर्पस के लिए था। काय के लिए था? और अगर मैंने गलती से कोर्ट में अग्री कर लिया कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिया था चेक, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, मेरा केस वहीं पर खारिज। वही अगर मैंने कोर्ट में उसको जवाब दिया वकील को, भैया ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं था, पेमेंट के लिए था जो ये पार्टी ने मेरे को चेक दिया था, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको लोन दिया हुआ है, चाहो तो प्रॉमिसरी नोट चेक कर लो। आया समझ?
अब कोर्ट इस केस को बढ़ाएगा आगे। आया समझ? अब ये जो केस फाइल करने की पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसके लिए टाइम लिमिट्स बताई गई है आपको। अभी फिलहाल मैंने टाइम लिमिट्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन बताई है, अगले पेज पर दी हुई है। टाइम लिमिट्स पढ़ना जरूरी है, और जब ये पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, तो इसको टाइम लिमिट के साथ ही पूछा जाता है। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है पूरा एक, ये क्वेश्चन अपने आप में। तो इसमें आपको ये जो अपन पॉइंट्स लर्न करने वाले हैं, ये पूरे पॉइंट्स, साथ ही साथ आपको इसकी पेनल्टी बतानी पड़ती। पेनल्टी मैं बता देता हूँ क्या है, कि अगर इसने केस करने के बाद में पेमेंट नहीं किया, तो इसको अप टू 2 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट होता है। अप टू 2 ईयर, 2 साल तक की जेल, या तो डबल अमाउंट, और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। समझ में आया? और बहुत ही परेशान किया तो दोनों भी। तो जेल हो सकती है 2 साल तक की, या तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। समझा? या तो दोनों, जेल भी जा पैसे भी दे। आया समझ? तो ये भी लिखना पड़ता आपको। फिर यहाँ आपको मिलेंगी वही टाइम लिमिट्स। समझ में आया? ये सब अपने को पूरा लिखना पड़ता, बट बहुत आसान है और फ्री के मार्क्स है। हाँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन डालती है, तो फोकट के मार्क्स से ऑलरेडी पता है। कितना भी घुमा के पूछ लो 138, उसका आंसर ये ही रहने वाला। ठीक है, ये ही रहेगा, दूसरा कोई आंसर है ही नहीं उसका, यही रहने वाला। तो तुमको बस रट्टा मारना है, समझ के रट्टा मार लो, खत्म। एक क्वेश्चन हो गया अपना पेपर का, ऐसा समझ लेना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? है ना? आज के लिए थैंक यू।